ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव हो और आप वोट केवल राजनीतिक प्रक्रिया नहीं बल्कि सामाजिक न्याय प्राप्त करने का साधन है। इस पूरी दुनिया में गाय न केवल अपने बछड़ों को बल्कि मनुष्यों सहित अन्य कई जीवों को भी अपना अमृत समान दूध पिलाकर उनके जीवन की रक्षा करती है और इसी कारण से उसे देवी का दर्जा देकर पूजना हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा की एक बहुत ही अनूठी और गौरवशाली विशेषता है। आंखें मारते हैं, आंखें मारते, तुमसे ना हो पाएगा। Form 6 rule has been passed by this August House. How can the ECI do it? They are violating the sanctity of a law that is passed in this August House. सभापति जी धन्यवाद। आज का विषय देश के करोड़ों मतदाताओं के सम्मान और उनके लोकतांत्रिक अधिकार से जुड़ा हुआ है। सदन जानता है कि 22 दिसंबर 1930 को बाबा साहब अम्बेडकर लंदन स्थित सेंट जेम्स पैलेस में आयोजित फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की फ्रेंचाइज उप समिति में अपनी बात रखते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा था कि भारत में जिम्मेदार सरकार तभी बन सकती है जब वह उन सभी नागरिकों के प्रति जिम्मेदार हो जिनके जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति पर वह कानून बनाती। और डॉक्टर अंबेडकर ने चेताया था कि सीमित मताधिकार अलपतंत्र को जन्म देगा और सत्ता जनता से दूर होती चली जाएगी। यह चेतावनी केवल भारत के संदर्भ में नहीं थी बल्कि दुनिया के अनेक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में भी इसका यही संघर्ष चला। ब्रिटेन ने 1928 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया। अमेरिका ने 1965 में वोटिंग राइट एक्ट इस सिद्धांत पर आधारित था कि कोई भी प्रशासनिक प्रक्रिया ऐसी ना हो जो गरीब नागरिकों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को मतदान से वंचित करे। न्यूजीलैंड में 1893 में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला और इसके पीछे यही विचार था कि नागरिकता का मूल्य किसी दस्तावेज की उपलब्धता से नहीं बल्कि व्यक्तिगत गरिमा और अधिकार से तय होता है। हमारे अपने इतिहास में भी यही संघर्ष दिखता है। 1919 की चैनफोर्ड सुधारों से लेकर भारत सरकार ने 1935 तक मताधिकार को संपत्ति, आय और शिक्षा जैसी उपनिवेशिक योग्यताओं से बांधा गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने 17 मई 1929 को अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि मताधिकार को कर्पा समझना दासता की स्वीकृति है और इसी विचारधारा ने हमेशा संविधान में आरंभ से ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को शामिल करवाई। ये उपलब्धि ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों की तुलना में कहीं अधिक साहसी और प्रगतिशील थी। सभापति जी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 5 करोड़ से ज्यादा जो कमजोर वर्ग के लोग थे उनके 2 प्रतिनिधि थे, डॉक्टर अंबेडकर और श्रीनिवासन, और अधिकार राजनेता जो पुरानी व्यवस्था थी निर्वाचन की उससे सहमत थे, जिसमें 80 लाख लोगों को वोटिंग का राइट था और वो संपन्न स्वर्ण जातियों के लोग थे। मैं आज सदन के माध्यम से देश के प्रत्येक नागरिक को बताना चाहता हूं कि आज जो देश में प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को जो वोट का अधिकार प्राप्त हुआ है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है और माननीय काशीराम साहब ने भी हमें इसका प्रयोग करना सिखाया। माननीय सभापति, जब SIR मताधिकार के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जो बड़ी संख्या में नागरिकों, विशेषकर महिला और गरीब भूमंतो जातियों, आदिवासियों, दलितों, वन गुजरों के पास उपलब्ध नहीं है। आधार कार्ड जो देश के अधिकांश नागरिकों के पास उपलब्ध है उसे पर्याप्त क्यों नहीं माना जा रहा? डॉक्टर अंबेडकर ने इसे अन्याय बताता और कहा था व्यक्ति जितना गरीब होगा उसके मताधिकार देना उतना ही आवश्यक होगा। और उन्होंने कहा पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की बाय विच यू कैन ओपन ऑल डोर ऑफ योर प्रोग्रेस। भारतीय फ्रेंचाइजी समिति 1932 ने कहा था साक्षरता बुद्धिमत्ता या राजनीतिक क्षमता का माप नहीं है। और ज्योतिबा फूले ने 1882 की में हंटर कमीशन में कहा था यदि शिक्षा और अवसर बराबर नहीं है तो अधिकारों की समानता ही समाज को संतुलित रखेगी। पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर ने कहा कि राजनीतिक अधिकार जन्मसिद्ध अधिकार है, इन्हें योग्यता के नाम पर सीमित नहीं किया जा सकता। चौधरी चरण सिंह जी ने भी कहा मताधिकार लोकतंत्र की नींव है। उनको तो यह भी कहना था कि भारत में मतदान करना अनिवार्य। मेरी भी मांग है कि मतदान अनिवार्य कर देना चाहिए। महामना रामसु वर्मा जी ने कहा वोट केवल राजनीतिक प्रक्रिया नहीं बल्कि सामाजिक न्याय प्राप्त करने का साधन है। SIR की ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशन में दोहरी प्रविष्टियां, मृतक घोषित किए गए जीवित लोग और अनेक गलतियों ने पूरे सिस्टम की पारदर्शिता में प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इस प्रकार की त्रुटियां बताती है जो 1928 और 1932 में भारतीय आयोग ने कहा था कि प्रशासन की कमजोरियां नागरिकों के अधिकार छीनने का अधिकार आधार नहीं हो सकती। जी शुरू अभी बस कुछ रह गया थोड़ा सा। SIR के संबंध में विवाहित महिला मतदाता और BLOs की स्थिति को नजरअंदाज किया जा रहा है। जब कोई महिला 20-25 वर्ष तो अपने पति के साथ एक ही पते पर रहती है, उसके बच्चे भी वहीं पढ़ते हैं, तो उसको अलग से उसको लेगेसी लिंकेज क्यों मांगा जा रहा है? क्यों 20-25 वर्षों बाद भी पति के पते को और पति के मतदाता पहचान पत्र को अस्थायी क्यों नहीं माना जा रहा है? यह प्रक्रिया न केवल व्यवहारिक है बल्कि महिलाओं को मतदाता सूची से बाहर करने पर गंभीर खतरा। SIR प्रक्रिया में लगे BLOs और अत्यधिक कार्य दबाव कारण कई BLO ने सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या की। प्रशासनिक अधिकारी ने उसे एक स्वाभाविक घटना बताया जो गैर जिम्मेदार दिखाता है। बिना प्रशिक्षण के BLO से SIR या जटिल कार्य कराना पूर्णतः व्यवहारिक है।
माननीय सभापति जी, हमारे संविधान निर्माता ने 1950 में वह साहस दिखाया था जो विकसित देश भी बाद में कर पाए। भारत आराम से ही सभी को मताधिकार देने वाला पहला बड़ा लोकतांत्रिक देश बना, लेकिन आज यदि एसआर जैसी प्रक्रिया उस मताधिकार को कठिन बनाती तो ये एक सदी की प्रगति को पीछे ले जाने वाला कदम होगा। सभापति जी, क्योंकि सुधार की बात हो रही है तो मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि बीएलओ की सुरक्षा, मानदेय, कार्य सुविधा, यथार्थ समय सीमा सुनिश्चित की जाए, उनकी समीक्षा की जाए। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जो बीएलओ की मौत हो गई है उनके परिवार को मुआवजा और नौकरी। सभापति जी, राजीव प्रताप रूडी जी। सभापति जी, 1 मिनट लूंगा। राजीव प्रताप रूडी जी। सभापति जी, 1 मिनट, ओनली 1 मिनट। 2-3 डिमांड से वो पढ़नी है सर। नो, ओनली राजीव 2-3 डिमांड। सभापति जी, 10 सेकंड में कंप्लीट कीजिए, 10 सेकंड प्लीज। लास्ट सेंटेंस बोलिए आप। सभापति जी, मेरी मांग है ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव हो और वीवीपैट का ईवीएम के से मिलान कराया जाए। राजीव प्रताप सर, 7-7 फेज में चुनाव होते हैं, अगर एक दिन और इंतजार मतदाता कर ले क्या चला जाएगा सर? सभापति जी, राजीव प्रताप रूडी जी। सभापति जी, आपकी लाइन बाबा साहब अम्बेडकर। राजीव प्रताप रूडी जी, आप शुरू कीजिए प्लीज आप बैठिए। बोल लो ना प्लीज सर, 30 सेकंड दे दो। बोलो सर, माइक चला गया, 30 सेकंड दो सर, आखिरी लाइन के लिए सर। सभापति जी, 30 सेकंड। सभापति जी, आप ही सुन लो, आपका समय शुरू हो गया है। 10 सेकंड का 10 सेकंड। बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चों कुर्बान जो वोटिंग राइट मिला है ना सर, इसकी वजह से बड़े बड़े महल वाले बड़े बड़े नेता गरीबों की गलियों तक आते हैं। माननीय राजीव प्रताप रूडी जी, आप शुरू कीजिए सर। और ये वोटिंग राइट सर हम जाने नहीं देंगे, ये बात मैं आपके माध्यम से सरकार को, इलेक्शन कमीशन को बता रहा हूँ। ठीक है, आप शुरू कीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय ने जैसे ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को बोलने की अनुमति दी, मुख्यमंत्री विजय थलापति ने सदन को संबोधित करते हुए कहा, दुनिया में गाय एक ऐसा जीव है जो अपने बच्चों के साथ साथ मनुष्यों और अन्य जीवों के लिए भी दूध प्रदान करती है। इसी कारण हमारी परंपरा में गाय को जीवन देने वाली देवी के रूप में सम्मान दिया जाता है और उसका पालन पोषण करना हमारी परंपरा की विशेषता है। तमिलनाडु में 8,800 दुग्ध सहकारी समितियों के लगभग 3,16,000 दूध उत्पादकों से प्रतिदिन लगभग 34 लाख लीटर दूध खरीदा जाता है। आविन के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 31 लाख लीटर दूध उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा रहा है। 5 नवंबर 2022 से दूध उत्पादकों को 1 लीटर दूध के लिए 38 रुपए की खरीद कीमत दी जा रही है। पिछली सरकार ने दूध उत्पादकों के खरीद मूल्य को पर्याप्त स्तर तक बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया। ऐसी स्थिति का सामना हमारी सरकार को करना पड़ रहा है। सरकार आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद दूध उत्पादकों के कल्याण और उनकी आजीविका को ध्यान में रखते हुए उनकी मेहनत का उचित मूल्य देना अपना कर्तव्य मानती है। दुग्ध सहकारी समितियों को दूध उपलब्ध कराने वाले 3,16,000 से अधिक दूध उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के लिए दूध की खरीद दर में प्रति लीटर 1 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। इसके साथ ही सरकारी सब्सिडी को 3 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए किया जाएगा। इस तरह सरकार ने दूध की खरीद दर को 38 रुपए से बढ़ाकर 41 रुपए प्रति लीटर करने का फैसला किया है। इस खरीद दर में बढ़ोतरी के कारण सरकार पर हर महीने लगभग 30 करोड़ रुपए और हर वर्ष लगभग 360 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी इंसान के जीवन का मूल्य उसकी आय से तय नहीं होना चाहिए। चिकित्सा के क्षेत्र में अमीर और गरीब के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को समान और आसानी से उपलब्ध चिकित्सा सेवा मिले, इसके लिए हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित है। किसी भी इंसान की जान बचाने में होने वाली हर 1 सेकंड की देरी बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमारी सरकार हर व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण और आसानी से उपलब्ध चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने को अपना प्राथमिक उद्देश्य मानकर काम कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की ओर से मैं आज सदन के नियम 110 के तहत कुछ घोषणाएं करना चाहता हूं। उत्तर चेन्नई के लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवा आसानी से उपलब्ध कराने के लिए पेरंबूर में 300 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 400 बिस्तरों वाला एक विश्व स्तरीय बहुविशिष्ट सुपर स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री की व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए मुफ्त चिकित्सा उपचार की स्वास्थ्य बीमा सीमा वर्तमान 5 लाख रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 25 लाख रुपए प्रति वर्ष की जाएगी। चिकित्सा और शल्य चिकित्सा सेवाओं के साथ साथ
ये सुविधा चेन्नई, स्टेनली, तिरुनेलवेली, तूतीकोरिन, चेंगलपट्टू, तिरुवारूर, धर्मपुरी और कन्याकुमारी के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में मुख्यमंत्री की व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाएगी। वर्ष 2014 के बाद नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज शुरू नहीं हुए हैं। गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा के लिए आवश्यक नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 351 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से अतिरिक्त छात्र सीटें बनाई जाएंगी और 7 नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज शुरू किए जाएंगे। बीएससी नर्सिंग में 660 अतिरिक्त छात्र सीटें बनाई जाएंगी। मौजूदा नर्सिंग कॉलेजों और नर्सिंग स्कूलों में 925 अतिरिक्त छात्र सीटें बनाई जाएंगी। पैरामेडिकल से जुड़े 12 पाठ्यक्रमों में 2778 अतिरिक्त छात्र सीटें बनाई जाएंगी और फार्मेसी पाठ्यक्रमों में 735 अतिरिक्त सीटें बनाई जाएंगी। इस प्रकार कुल मिलाकर लगभग 6908 अतिरिक्त छात्र सीटें बनाई जाएंगी। तमिलनाडु में बढ़ते कैंसर को रोकने और लोगों को गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री कैंसर केयर मिशन को 677 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से उन्नत किया जाएगा। चेन्नई के राजीव गांधी सरकारी सामान्य अस्पताल में 471 करोड़ 80 लाख रुपए की अनुमानित लागत से G+14 मंजिलों वाला कैंसर उपचार केंद्र स्थापित किया जाएगा। कि उसने टीचर को चोर कहा था, उसने ये नहीं बताया कि किसी का टिफिन चुरा करके खा गया था। हमने कल सदन में यही बचकाना हरकत देखी है। कल यहां बालक बुद्धि का विलाप चल रहा था। मुझे मारा गया, मुझे इसने मारा, मुझे उसने मारा, मुझे यहां मारा, मुझे वहां मारा, ये चल रहा था। आदरणीय सभापति जी, सिंपैथी हासिल करने के लिए ये नया ड्रामा चलाया गया है, लेकिन देश ये सच्चाई जानते हैं कि ये हजारों करोड़ रुपए उसकी हेराफेरी के मामले में जमानत पर बाहर है। ये ओबीसी वर्ग के लोगों को चोर बताने के मामले में सजा पा चुके हैं। आदरणीय सभापति जी, बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। इनकी सच्चाई आदरणीय सभापति जी अब पूरा देश समझ गया है। इसलिए आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। साउदीन उपस्थित जी, आप प्लीज स्टार्ट। प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड, प्लीज प्लीज। सब चोरी मुख्यमंत्री की, सरकार की, पंचायत की, ग्राम सभा की। धन्यवाद जी, प्लीज स्टार्ट। डेमोक्रेसी में क्लीन अप
from bottom. Thank you, ma'am. Please be seated. Thank you. sir. Sir, thank you, sir. You have allowed me to speak on a very important issue. Sir, I would like to point out at the outset that SIR is violative of parliamentary legislation. It violates the powers prescribed by Parliament. It's contrary to the judgment of Supreme Court, a 3 judges judgment of Lal Babu Hussain, and it is a malified exercise of power to selectively disenfranchise on the basis of religion. Sir, Election Commission of India cannot be bigger than Supreme Court and Parliament of India, sir. Sir, may I point out to you, sir, the representation of the RP Act of 1950 and Registration Electoral Rules 1960 prescribe that inclusion in the electoral roll will be based on self-declaration of citizenship backed by 106 documents or identity prescribed in Form 6 of 1960 rules, including Aadhaar. Now, this is an act which was passed in Parliament, sir. Supreme Court, in its Lal Babu Hussain judgment, held that once an voter has been included in electoral roll, there is a presumption that they are citizens and they cannot be removed except by an inquiry into the citizenship of the individual voter and giving them an opportunity of hearing after informing the basis on which doubt arose concerning citizenship. What is happening now is that the Election Commission is putting the burden of proof on the voter. It is completely in violation of the Representative People Act 1950, Electoral Rules of 1960 passed by this House and the Supreme Court judgment of Lal Babu Hussain, sir.